मूवी की शुरुआत होती है यूएस मॉन्टेना न्यूक्लियर इक्विप्ड सबमरीन से, जो पेट्रोलिंग के इरादे से डीप डाइव कर रहा होता है और फिर अचानक से उसे कोई अजीब, कभी ना एक्सपीरियंस किया अननोन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट रडार पर डिटेक्ट होता है, जिसकी गति भी किसी भी अन्य अंडर वाटर सबमरीन से तेज मालूम पड़ती है। सबसे अमेजिंग बात ये होती है कि उससे इंजन रिएक्टर की कोई आवाज प्रोड्यूस नहीं होती। सबमरीन के कैप्टन इन्वेस्टिगेशन के इरादे से उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर सरप्राइजिंगली उसकी गति और भी तेज हो जाती है। इतना कम नहीं था कि वो उनकी तरफ सीधे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उनके नजदीक से गुजरता है, उनका पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शट डाउन हो जाता है और सबमरीन किसी अनजान फ्लूइड जैसे वाटर में घुस जाता है और सबमरीन झटके खाने लगता है। पर लकीली उनका पावर लौट आता है। पर जब तक सबमरीन कंट्रोल में आए, उनका सबमरीन ठोस चट्टान से बुरी तरह से टकरा जाता है, जिसके कारण से उनके मेन सिस्टम में आग लग जाती है और सबमरीन समुद्र के डीपेस्ट गहराई में गिरने लगता है। पर ऐन मौके पर कैप्टन उनके लास्ट लोकेशन की जानकारी इमरजेंसी बीकन द्वारा लॉन्च कर देते हैं। अब यूएस नेवी को सबमरीन के डूबने का असली कारण का पता नहीं होता और उल्टा सोवियत यूनियन पर शक करने लगते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने सोवियत यूनियन अटैकर शिप रडार पर डिटेक्ट किया था, जो उनके हिसाब से उनके डूबे सबमरीन से न्यूक्लियर वेपन्स को लूटने के फिराक में है और इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन्स को रिकवर करना होगा। उनकी परेशानी कम नहीं होती है कि एक भयंकर तूफान भी उनके डूबे सबमरीन के लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है, पर बिना किसी वार्निंग या कारण से ये तूफान आया कहां से, इसका प्लॉट क्लाइमेक्स में रिवील होगा। अब इसके कारण नेवी के पास समय नहीं होता अपने रेस्क्यू जहाज के पहुंचने का, इसलिए नजदीक स्टेशन प्राइवेट ऑयल रिग कंपनी की मदद लेने का तय करते हैं, क्योंकि खास करके उनके पास एक अंडर वाटर ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म होता है, जिसका वो लोग एज बेस स्टेशन की तरह उसे यूज कर सकते अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। वो प्लेटफॉर्म दरअसल अपने तरह का एक जाइगेंटिक एक्सपेरिमेंटल मशीन होता है ऑयल के सर्च में खुदाई करने के लिए, जिसे चीफ इंजीनियर लिंडसी ने डिजाइन किया होता है और जो 2000 से अधिक के गहराई में ऑपरेट कर सकता है और वो सतह के जहाज से क्रेन की केबल द्वारा कनेक्टेड होता है। ऑयल रिग कंपनी की डीप कोर टीम अपना जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इसके लिए उन्हें अच्छे पैसे मिलने वाले होते हैं। पर लिंडसी को ये अरेंजमेंट जरा भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो अपने डिजाइन मशीन को जोखिम में नहीं डाल सकती, जो अब भी एक्सपेरिमेंटल फेज में होता है। पर वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बॉस ने ही ये अलाउ किया होता है। अब कोई और चारा ना होने के कारण इसीलिए वो अपनी छुट्टी कैंसिल करके इस मिशन में शामिल होने का तय करती है, ताकि वो खुद से पूरे ऑपरेशन पर नजर बना सके। मिशन के मुताबिक डीप कोर टीम को अपने आधुनिक इक्विपमेंट के साथ नेवी के सबसे कैपेबल टीम सील के साथ मिलकर रेडिएशन लीक और बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करना है। पर सील टीम ने एक टॉप सीक्रेट बात डीप कोर टीम से छिपाई होती है, जो हमें आगे रिवील होगा। मिशन से पहले सील टीम के बॉडी प्रेशर को कंप्रेस किया जाता है, ताकि उनका शरीर समुद्र के मैसिव प्रेशर में पिचक न जाए और उन्हें अपना मिशन बिना ऊपर गए खत्म करना होगा, क्योंकि अगर उन्हें मिशन के बीच में ऊपर आना पड़ा तो उन्हें 3 हफ्ते लगेंगे अपने शरीर को डिकम्प्रेस करने के लिए, वरना उनका शरीर बलून की तरह फट जाएगा और उनके पास इतना समय नहीं होता। डाइव से पहले लिंडसी प्रोसीजर के अनुसार उन्हें समुद्र के एक्सट्रीम प्रेशर की बीमारी HPNS के बारे में जानकारी देती है, कि कैसे ये हर 20 में से एक को जरूर होता है, फिर चाहे वो इंसान कितना ही फिट या टफ क्यों ना हो। इसके सिम्टम्स के अनुसार इंसान के हाथ कांपने लगते हैं, वो बीमार पड़ने लगता है और खास करके उसमें बहुत तेज उत्तेजना होने लगती है और उसका दिमाग सही तरीके से सोचना बंद करने लगता है, क्योंकि शुरुआत से लिंडसी उनसे सही तरीके से पेश नहीं आ रही थी और उसका डिफॉल्ट बिहेवियर काफी स्ट्रिक्ट होता है। सील का लीडर कॉफी लिंडसी के इंस्ट्रक्शन को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उन्हें पहले ही इसके बारे में ब्रीफिंग दी गई है। यही कारण है कि डीप कोर के कुछ मेंबर्स भी लिंडसी को इतना पसंद नहीं करते। लिंडसी और बट का बैकग्राउंड ये होता है कि दोनों का मुलाकात यही हुई थी, जब लिंडसी प्लेटफॉर्म को डिजाइन कर रही थी और दोनों ने शादी कर ली। पर अब उनका डिवोर्स चल रहा होता है, क्योंकि लिंडसी के अनुसार उसकी बट के साथ पटती नहीं, इसलिए कई दिनों बाद मिलने पर भी उसकी बट से बहस हो जाती है, क्योंकि बट अब भी उम्मीद में होता है कि वो उसे डिवोर्स ना करे, क्योंकि वो उसे अब भी पसंद करता है। पर लिंडसी में ऐसी कोई फीलिंग्स बची नहीं होती। मिशन के मुताबिक प्लेटफॉर्म को खाई की चोटी के करीब स्टेशन करते हैं, जहां खाई में सबमरीन क्रैश्ड है और सभी अपनी मिनी सबमरीन के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए डाइव करते हैं और फाइनली 4000 फीट के लेवल पर उन्हें बुरी तरह से क्रैश सबमरीन दिखाई देती है। पर लकीली कोई रेडिएशन लीक नहीं हो रहा होता है, पर सबमरीन में पानी घुस गया होता है, यानी कि किसी के भी बचने की कोई आशंका नहीं होती। दोनों टीम पूरे सबमरीन को कवर करने के लिए अलग हो जाते हैं। सील टीम न्यूक्लियर सीक्रेट्स के खोज में, वहीं डीप कोर की टीम विल्स और बट बचे हुए की खोज में निकल पड़ते हैं। पर इतने सारे लाशें देखने के बाद विल्स कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए खुद पीछे रुककर बट को आगे बढ़ने का सुझाव देता है। कुछ देर बाद जब बट आगे निकल जाता है, अचानक से विल्स के सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फेल हो जाते हैं और अजीब सा ब्लू फ्लोरेसेंट लाइट उसके ठीक नीचे से चमकते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विल्स एकदम घबराहट में भागने की कोशिश करता है और अपना इक्विपमेंट डैमेज कर बैठता है,
पर लकीली सील टीम और बर्ड मिलकर उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। पर इतना कम नहीं था कि दूसरों के इलेक्ट्रॉनिक्स भी फेल होने लगते हैं और वही ब्लू इल्यूमिनेटिंग सा ऑब्जेक्ट लिंडसी के मिनी सबमरीन के इर्द गिर्द तैरने लगता है। इससे पहले कि वो उसे ध्यान से देखे, वो नीचे की तरफ तेजी से निकल जाता है और चमत्कार कारण से उनका पावर भी लौट आता है। लिंडसी का बैड लक ये होता है कि वो पावर फेलियर के कारण उसका पिक्चर नहीं ले पाती और वहीं विल्स अपने इंसिडेंट के बाद कोमा में चला जाता है। लिंडसी अपना अनोखा एक्सपीरियंस सभी से शेयर करती है और वो ये भी सही से गेस कर लेती कि विल्स भी शायद से इसी कारण से पैनिक हुआ था, पर बर्ड के हिसाब से शायद से उसे भी HPNS की बीमारी हो रही है। वहीं सील टीम के अनुसार वो सोवियत यूनियन सबमरीन हो सकता है क्योंकि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि कुछ सोवियत यूनियन अटैक सबमरीन रडार पर डिटेक्ट हुए, पर अब उनका कोई पता नहीं चल रहा और सील को उनका सीनियर प्लान बी एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देते हैं और अगले कमांड का इंतजार करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। वहीं टीवी पर न्यूज देखने के बाद डीप कोर टीम को भी शक होने लगता है कि ये सिर्फ रेस्क्यू मिशन नहीं है, क्योंकि न्यूज के अनुसार कुछ देर पहले यूएस ने सोवियत यूनियन अटैक शिप को मार गिराया, जिसे एज अग्रेसिव बिहेवियर देख अब सोवियत यूनियन और यूएस के बीच वॉर के टेंशन बढ़ने लगते हैं। पर जब तक वो लोग सील टीम से सवाल करें, वो लोग किसी कारण से बिना परमिशन के डीप कोर की टीम की मेन सबमरीन लेके निकल जाते हैं। वहीं भयंकर तूफान उनके ठीक ऊपर जहाज पर तबाही मचा रहा होता है। इससे पहले कि उनका प्लेटफॉर्म भी तूफान की चपेट में क्लिफ से नीचे गिर जाए, उन्हें कैसे भी जहाज से कनेक्टेड केबल को उनके प्लेटफॉर्म से डिस्कनेक्ट करना होगा। पर जिस सबमरीन के मदद से ये हो सकता था वही सील टीम ले गई। अगले सीन में दिखाया है कि सील टीम प्लान बी के मुताबिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ कुछ कर रही होती है और उसी दौरान कैफे नोट करता है कि उस पर HPNS का असर बढ़ने लगा है। जब तक वो सबमरीन लेके लौटे काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि तूफान के तेज बहते लहरों के सामने जहाज और प्लेटफॉर्म को जिस मैसिव क्रेन ने केबल द्वारा जोड़ा होता है वो तूफान के चपेट में टूट जाता है और सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगता है। लकीली वो क्रेन उनके ठीक सामने गिरता है, पर फिर वो खिसकते हुए क्लिफ से नीचे गिर जाता है और प्लेटफॉर्म भी उसकी केबल में अटक कर क्रेन के साथ खाई में गिरने लगता है, पर जस्ट लकीली नोक पर आकर रुक जाता है। पर इन सब सिचुएशन के दौरान प्लेटफॉर्म की कई चेम्बर्स में पानी भर जाता है और उनका पूरा कनेक्शन जहाज से टूट जाता है और कई लोग इसमें मारे जाते हैं। उनके पास सिर्फ 12 घंटे का सप्लाई ऑक्सीजन बचा होता है, जबकि तूफान कई दिनों तक रहने की आशंका है। इसलिए बाहर पड़े कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिकवर करने के इरादे से लिंडसी डाइव करती है। जब वो एक सिलेंडर निकाल रही होती कि अचानक से फिर से उसका भी इक्विपमेंट फेल होने लगता है और फिर तभी लिंडसी के सामने एक अजीब सा जगमगाता ऑब्जेक्ट उसके सामने मंडराने लगता है। पर फिर देखते ही देखते उसके सामने एक और भी विशाल जेलीफिश सा दिखने वाला ग्लोइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसे छूने पर वो पानी या प्लास्टिक सा महसूस होता है। पर जिस तेजी से वो गायब हो जाता है मानो वो नेचर से इवॉल्व नहीं है। पर आखिर वो क्या था और क्यों उनके इर्द गिर्द मंडराने से पावर चली जाती है, इसका खुलासा हमें आगे होगा। लकीली पावर रिटर्न आते ही लिंडसी तुरंत एक हल्का पिक्चर कैप्चर कर पाती है। वो अपने क्रू को इसके बारे में समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो एक्सपीरियंस किया वो ह्यूमन के बनावट से एकदम परे मशीन जैसा पर इंटेलिजेंट और जिंदा सा था, जिसे वो UFO की तरह एंटीआईज नाम देती है। पर सील या बर्ड अब भी उसके बातों पर यकीन नहीं करते। वहीं डीप कोर और सील टीम के बीच टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि उनके कारण वो लोग बिना ऑक्सीजन के सून मरने वाले हैं। वहीं सील टीम ने उन्हें बताया नहीं कि उन्होंने अपने लास्ट डाइव में एक न्यूक्लियर बॉम्ब साथ लाया। पर डीप कोर का एक मेंबर हिप्पी को उन पर शक होने लगता है, इसीलिए उन पर नजर रखने के बाद उसे उनके प्लान बी का खुलासा होता है। सील के प्लान बी के अनुसार यदि वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब को समय रहते रिकवर नहीं कर सके तो उन्हें उसमें से एक को एक्टिवेट करके बाकी सभी बॉम्ब के साथ डिस्ट्रॉय कर देना है, ताकि उनके न्यूक्लियर वेपन सोवियत यूनियन के हाथ न लगे। फिर चाहे उसके मैसिव शॉकवेव के कारण सभी इसमें मारे ही क्यों न जाए। जब ये खबर बर्ड और लिंडसी को पता चलती है तो लिंडसी उन पर बहुत बिगड़ती है। पर डीप कोर टीम के रिएक्शन के बाद सील टीम का लीडर कॉफी उनको अब मिशन का खतरा मानने लगता है और उसके शक्ल पर HPNS के कारण प्रेशर इंड्यूस साइकोसिस के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अब जब सभी आराम कर रहे होते हैं, कुछ नया तरीके का ग्लोइंग फ्लूइड लाइक क्रीचर उनके प्लेटफॉर्म में घुस आता है, जिसे देखते ही सभी एकदम चकित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इंसान की नकल करने की शक्ति भी होती है। फिर वो जैसे सूंघते सूंघते उसी रूम जा पहुंचता है जहां वो न्यूक्लियर वॉरहेड रखा होता है और किसी कारण से बॉम्ब की जांच करने लगता है। पर इससे पहले कि आगे कुछ हो, बीमारी में साइक्ट ऑफ कॉफी उसे देखकर घबरा जाता है और उसे डरा कर भगा देता है। इस घटना के बाद लिंडसी यही थ्योरी निकालती है कि ये UTIs का ही किया था। उनके पास शायद से पानी को कंट्रोल करने की भी शक्ति हो सकती है, पर कैफी के दिमाग में ये सब रशियंस का किया है न्यूक्लियर बॉम्ब को लूटने के लिए। और अंत में उसे रियलाइज होता है कि उसे कोई खुद से कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि
उनका कांटेक्ट नेवी से टूट गया है और वो अगले कमांड का और इंतजार नहीं कर सकते। इसीलिए साइको कंडीशन में कैफी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को मिनी रोबोट से जोड़ देता है और उसे प्रोग्राम कर देते वहीं जाने के लिए जहां यूटीआईएस को जाते हुए लिंडजी ने आखिरी बार देखा था, और डीप कोर मेंबर्स को गन पॉइंट पर चेंबर में लॉक कर देते हैं। पर कॉफी के साथी उसे ऐसा करने से मना करते हैं, पर वो अब पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। जैसे तैसे डीप कोर छूट जाते हैं पर कॉफी बड़ी वाली सबमरीन लेकर भाग निकलता है, पर सही समय पर बर्ड उसके सबमरीन पर कूद जाता है और रोबोट को सबमरीन से निकालने में कामयाब हो जाता है। पर फिर कॉफी उसे सबमरीन से अटैक करने लगता है और तभी सही समय पर लिंडजी अपने मिनी सबमरीन से कॉफी पर अटैक करने लगती है और दोनों में घमासान सबमरीन की डैश फाइट होती है। पर इस पूरे फाइट के दौरान रोबोट अपने आप छूट जाता है और समुद्र के तल में चला जाता है। वहीं फाइट के बाद दोनों का सबमरीन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। एक तरफ कॉफी का सबमरीन लिमिट से ज्यादा की गहराई में गिर जाता है और अंत में बॉटल की तरफ पिचक कर फट जाता है। वहीं दोनों अब डूबने लगते हैं और उनके पास सिर्फ एक डाइविंग सूट होता है और कोई चारा न होने पर लिंडजी ये तय करती कि उसे डूबना पड़ेगा और बर्ड को उसके लाश को जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म स्विम करते ले जाना पड़ेगा। अगर उनका लक रहा तो वो उसे ईसीजी के मदद से रिवाइव कर सकता है, जो बर्ड ठीक वैसा ही करता है। पर बर्ड पागल होने लगता है क्योंकि कई अटेम्प्ट्स के बाद भी लिंडजी रिवाइव नहीं होती, पर वो आखिर तक हार नहीं मानता और उसे जोरों से झकझोरने के बाद फाइनली लिंडजी को होश आ जाता है। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है। वो बॉम्ब 20,000 से फीट से अधिक गहराई में गिरा होता है जो 2 घंटे में फटने वाला होता है और उनके कारण यूटीआईएस की जान खतरे में होती है। इसीलिए सबसे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस स्विमर होने के नाते बर्ड आखिरी ऑप्शन चूज करता है सील के एडवांस सूट और ब्लू लिक्विड के मदद से डाइव करके बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का। पर ये ब्लू लिक्विड आखिर क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे करूंगा। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, वन जायंट लीप। दुनिया में कोई भी इंसान या मशीन भी इतने गहराई में नहीं गया है जो पहली बार बर्ड करने वाला होता है, और अनजान कारण से निकलते वक्त उसके चेहरे से ऐसे दिखाई देता है जैसे उसे पहले से पता है कि वो लौटने नहीं वाला। फिर बर्ड फाइनली डाइव करता है और समुद्र का ट्रमेंडस प्रेशर उस पर असर दिखाने लगता है और उसे भयंकर ठंड महसूस होने लगती है और उसके हाथ सुन्न पड़ने लगते हैं और वो कॉन्शियसनेस लूज करने लगता है। 12,000 फीट डीप पहुंचते ही उसके इक्विपमेंट्स का हेडलाइट प्रेशर में शैटर हो जाता है। लिंडजी जो अब तक उससे इतना टफ और गुस्सा पेश आती थी, वो उसे होश में रखने के लिए अपनी कुछ दिल की बात शेयर करती है और कन्फेस करती है कि वो भी उसे पसंद करती है, बस नेचर में वो थोड़ी टफ है। पर तब तक लेट हो चुका होता है और बर्ड चट्टान से टकरा जाता है और सीधे नीचे गिरता चला जाता है। पर 20,000 फीट पर पहुंचते ही उसे भी वैसी ही चमकती रोशनी दिखाई देने लगती है और लकीली तभी उसे वो बॉम्ब मिलता है जिसे वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार सक्सेसफुली डिसेबल कर देता है। इस खुश खबर का मैसेज सेंड करने के बाद वो टीम से कन्फेस करता है कि उसके पास ब्लू फ्लूट सिर्फ वन वे जर्नी के लिए बची थी, यानी कि वो रिटर्न नहीं लौट पाएगा, उसे ये पहले से ही पता था। वो अब बस मरने का इंतजार कर ही रहा होता है कि उसे भी लिंडजी की तरह कोई चमकती चीज नजर आती है और फाइनली मूवी का क्लाइमेक्स यहाँ रिवील होता है। अब तक जो भी चीज पाई गई वो दरअसल आधे एलियंस और आधे मछली की तरह दिखाई देते हैं। लिंडजी को जो ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस हुआ था वो सिर्फ उनके मशीन्स थे जो उनके ऑपरेशन को समझने के लिए भेजे गए थे। वहीं इससे पहले उनका कांटेक्ट इंसान से कभी हुआ नहीं था। जिस फ्लूइड लाइक चीज से मूवी के शुरुआत में नेवी सबमरीन टकराई थी वो उन्हीं का मशीन था। यूटीआईएस उनके मशीन शायद से किसी तरह के सेफ टाइप ऑफ रेडिएशन रिलीज करते हैं, इसीलिए इंसान का इक्विपमेंट उनके इर्द गिर्द मंडराने पर फेल होने लगता है। वो बर्ड का हाथ थामकर उसे अपने गैलेक्सी ले आता है जहाँ उनकी पूरी दुनिया बसी होती है और जैसे ही बर्ड का लिक्विड ऑक्सीजन खत्म आने होता है उसके इर्द गिर्द से पानी खाली होने लगता है ताकि वो सांस ले सके। यानी कि लिंडजी की थियरी सही थी कि यूटीआईएस पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बर्ड के ठीक सामने कुछ यूटीआईएस दिखाई देते हैं, मानो कि वो यूटीआईएस के लीडर्स हैं। बर्ड उनसे इंसान का पहला कांटेक्ट करने के इरादे से ग्रीट करता है, पर फिर यूटीआईएस उसके सामने कुछ टीवी क्लिप्स चलाते हैं कि कैसे पूरा नेटो, यूएस और रशिया के बीच वॉर की तैयारी हो रही है और उसके ठीक बाद कई देश के किनारे बढ़ रहे सुनामी के लाइव क्लिप्स दिखाई देता है। और तब बर्ड को चमकता है कि जिस तूफान का उन्हें सामना करना पड़ा, जो बिना किसी कारण से ट्रिगर हुआ, वो इन्हीं का किया करा था, क्योंकि वो लोग अपने किसी टेक्नोलॉजी की मदद से पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके ठीक बाद कई देश के किनारे बढ़ रहे सुनामी के लाइव क्लिप्स दिखाई देते हैं। वो उनसे सवाल करता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बर्ड के सामने फिर से कुछ वर्ल्ड वॉर के क्लिप्स चलने लगते हैं, ये दर्शाने के लिए कि कैसे इंसान धरती को नष्ट कर रहा है और उसे अपने ही प्रजाति का कोई कदर नहीं। एक तरह से वो लोग ये इम्प्लाई कर रहे होते हैं कि इंसान को धरती पर जीने का हक नहीं है, इसीलिए उन्होंने पूरे धरती पर सुनामी का प्रलय रिलीज कर दिया।
अब हमें एज एन ऑडियंस समझ में आता है कि इसीलिए यूटीएस एक समय उस न्यूक्लियर वॉरहेड को जांच कर रहे थे, पता करने के लिए कि क्या इंसान फिर से वॉर करने की कोशिश में है। पर वो सुनामी उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से अपना डायरेक्शन बदलकर पीछे लौट जाता है। ऑल्दो बर्ड के लिए खुश खबर होती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर तभी यूटीएस उसे और उसके लिंडजी के बीच हुए कॉन्वर्सेशन दिखाता है, जहाँ सभी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बॉम्ब को डिफ्यूज किया। और लिंडजी और उसका प्यार देखने के बाद उसे एहसास होता है कि कुछ इंसान में अब भी पीस बचा हुआ है। और फिर आखिर में वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हुए वो सीन वहीं खत्म हो जाती है। और वहीं सतह पर मौसम ऐसे बदल जाता है जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। अब जहाज की क्रू जैसे तैसे लिंडजी के टीम से कनेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। और उसके कुछ देर बाद बर्ड का मैसेज उन्हें मिलने लगता है और अपने न्यू फ्रेंड्स के बारे में उन्हें रिवील करता है। और यूटीएस की तरफ से ये भी संदेश पास ऑन करता है कि वो नहीं चाहते कि इंसान में वॉर हो, वरना उन्हें खुद अपना कदम उठाना पड़ेगा। और आखिर में उन्हें अपने सीट की बेल्ट बांध कर रखने को कहता है, क्योंकि देखते ही देखते अपनी पूरी पावर दिखाने के इरादे से यूटीएस प्लेटफॉर्म और जहाज को उठाते हुए अपनी पूरी स्पेसशिप को सतह पर ले जाते हैं, जो दिखने में इतनी मैसिव होती है कि बाकी जहाज एक कार के टायर से भी छोटी नजर आती है। आखिर में हैप्पी एंडिंग के साथ लिंडजी और बर्ड का मिलन होता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। वेल आई नो कि मूवी का एंडिंग एकदम इनकम्प्लीट लगता है, क्योंकि आखिर यूटीएस का आगे क्या होता है इंसान के साथ। वहीं लिंडजी और बाकी सभी डीप कोर मेंबर्स के शरीर को कॉम्प्रेस किया गया था, तो उनका शरीर बलून की तरह कैसे नहीं फटा जब वो सतह पर पहुंचे। हम बस ये अज्यूम कर सकते हैं कि यूटीएस ने उन्हें ऊपर सतह पर लाने से पहले उनके शरीर को अपने किसी इनविजिबल शक्ति और टेक्नोलॉजी की मदद से डीकम्प्रेस कर दिया। अब मैं कुछ जानकारी देता हूँ उस ब्लू फ्लूइड लिक्विड के बारे में। फ्लूइड ब्रीदिंग सच में एक रियलिटी है, जिसे डाइवर्स डीप डाइव के लिए यूज करते हैं, क्योंकि 20,000 फीट से नीचे साधारण ऑक्सीजन भी इंसान के लिए टॉक्सिक बन जाता है। पर इसकी हैबिट लगाने से पहले इंसान को बहुत दर्दनाक दर्द से गुजरना पड़ता है। इसकी उदाहरण देने के लिए मूवी में सच में एक सीन में माउस पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है, जो भयंकर दर्द से गुजरने के बाद सक्सेसफुली पानी के अंदर जिंदा रहता है। अगर मैं ट्रू रिव्यू दूं इस मूवी का, तो इसका डायरेक्शन सच में लाजवाब रहा। आपको गलती से भी लगेगा नहीं कि इसकी पूरी शूटिंग सेट पर की गई है, और इसके उस समय के सीजीआई इफेक्ट्स आपको चकित कर देंगे। मूवी की पूरी शूटिंग एक हाफ कंप्लीटेड न्यूक्लियर रिएक्टर फैसिलिटी को तैयार करके की गई, और इसे इतना सीरियस लिया गया कि हर एक्टर को डाइविंग की सर्टिफिकेशन करानी पड़ी। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।